वीडियो स्टार्ट करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड अगला प्रैक्टिस सेट, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 8वां रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी जीएस से रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जीएस का है। जुलाई 2024 में पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये किया गया मॉरिशस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगुनाथ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 2024 में किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो वित्त सचिव नियुक्त किया गया है तुहिन कांता पांडे को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तुहिन कांता पांडे आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें हाल ही में वित्त सचिव नियुक्त किया गया है और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो टीवी सोमनाथन का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है इनका। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है? तो इसका संबंध है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये योजना 2000 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में संपर्क विहीन बसावटों को संपर्कता प्रदान करना था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवाहनों के सतकर्णी प्रथम की राजधानी निम्न में से क्या थी? तो सातवाहनों के सतकर्णी प्रथम की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, प्रतिष्ठान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रशासनिक जनक मतलब फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। हालांकि इसकी जो नींव थी वो रखी गई थी वॉरेन हेस्टिंग द्वारा, लेकिन जनक आगे सुधार किया तो इसके जनक जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत सरकार की किस योजना अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का प्रावधान किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन योजना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एक पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव किया था, उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? जो नहीं हिस्सा था ये था धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए। इसे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। यह शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। इसे संविधान की प्रस्तावना के 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, उसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो उसी से संबंधित आप पंथ निरपेक्ष भी याद रखें, समाजवादी भी और अखंडता भी। ठीक है, इन तीन शब्दों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की बात करता है? मतलब किस अनुच्छेद के अंदर इसका वर्णन किया गया है? इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 165। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य के महाधिवक्ता। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राज्य के महाधिवक्ता है तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा 165। 165 अनुच्छेद के अंतर्गत महाधिवक्ता के पद का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी। और महाधिवक्ता जो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसी प्रकार केंद्र में हो जाता है महान्यायवादी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरकार का मुखिया कौन है? तो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णा नदी भारत के डैश राज्य से होकर बहती है। तो कृष्णा नदी कहाँ से होकर बहती है? तो कृष्णा नदी का पहले उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर पहाड़ी से होता है। और जो ये नदी है कृष्णा नदी, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी पर मिलती है जाके या गिरती है जाके। तो इसका राइट आंसर उस हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो, ये इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल या हेली राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। वर्तमान में इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, तो इसे राष्ट्रीय गंगा रामगंगा कॉर्बेट रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और यह है कहाँ? ये उत्तराखंड में। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे उसकी स्थापना वर्ष, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का 1936 है, वो भी पूछा जाता है, वो भी याद रखेंगे। फिर भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान करना है। मतलब खरीफ की जो फसल है उससे संबंधित खरीफ मौसम में जो फसलें होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खरीफ की फसल हो जाएगी चावल, कपास, बाजरा, मक्का और ज्वार। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ये जो फसल है ये जून जुलाई मतलब मानसून के आगमन के समय बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटी जाती है, खरीफ की फसल। फिर अगला क्वेश्चन है, सूरत, नवसारी और भावनगर किस उद्योग में अपनी भागीदारी के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं हीरा उत्पाद के लिए, हीरा उद्योग। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हीरा उद्योग के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई या मात्रक वही है जो कार्य का है? तो ये किसका सेम एज हो जाएगा? ये कार्य हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो कार्य की इकाई है वही ऊर्जा की इकाई होती है। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक या यूनिट जूल होता है, वही कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में उपयोग किया जाने वाला कौन सा फाइल प्रकार अल्प विराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल बनाता है, जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशनों द्वारा पढ़ा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, CSV। और CSV का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये एक फाइल का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनको जाना जाता है अनुवांशिकी के जनक के रूप में। अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स के जनक। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और जो शरीर क्रिया शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है, क्लाउड बर्नार्ड। और जो भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है या जनक जिन्हें जाना जाता है, जेम्स हंटन। और जीव शास्त्र के जनक या जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को जाना जाता है। ठीक है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? जो निमोनिया रोग से जो हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है ये फेफड़े। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और सांस लेने में इसमें दिक्कत होती है। ठीक है। ये निमोनिया जो रोग है ये बैक्टीरिया, वायरस या कवक रोगाणुओं द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, डैश लकड़ी में छिद्र करने वाला सिप वर्म होता है, कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टेरिडो। ठीक है। टेरिडो जो है ये संघ मोलास्का का एक जंतु है जो लकड़ी में छिद्र करके नुकसान ये पहुंचाता है, टेरिडो। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कीमतों के कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की गई कीमतों के कुछ स्थिर मूल्यों पर गणना की गई जीडीपी को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ये दो प्रकार के होते हैं, एक नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है वास्तविक जीडीपी।
जो इसमें पूछ रहा है, स्थिर मूल्यों पर व्यक्ति सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो गणना की जाती है उसे कहा जाता है वास्तविक जीडीपी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक जीडीपी। फिर नेक्स्ट है चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो ये चरी नृत्य है ये राजस्थान का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, राजस्थान का। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये राजस्थान की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये राजस्थान का ही लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, चरी। फिर है अगला क्वेश्चन, उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है। जो उस्ताद विलायत खान का नाम है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो इनका संबंध है सितार वादक। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, सितार। फिर है विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर ये है भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा प्रकाशित एक या इनके द्वारा लिखी एक आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। और इनकी एक और भी पूछ जाती है, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये भी है अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इसका भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। फिर नीचे ये जो नीचे क्वेश्चन है ये मैथ के और रीजनिंग से रिलेटेड है। इसका आपको PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, आप इसका मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस बोर्ड पे कराना ये इसको सॉल्व कराना मुश्किल है। फिर अब हम जो इसके बाद पढ़ेंगे हिंदी का सेशन पढ़ेंगे, हिंदी के 25 क्वेश्चन, ठीक है। जब आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा तो नीचे आंसर की होगी, आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करके उससे अपना करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। हिंदी का देखेंगे, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसमें पुल्लिंग शब्द हो जाएगा अवस्था या सेना या शिक्षा। जैसे मेरी अवस्था शब्द बोला जाए, मेरी अवस्था ठीक नहीं है, मेरी सेना, मेरा सेना तो होगा नहीं, मेरी शिक्षा, मैंने शिक्षा कहाँ ग्रहण की, या मेरी शिक्षा ये थी। मेरा नगर या मेरी नगर क्या हो जाएगा सही, मेरी नगर नहीं होता है, मेरा नगर होता है। आप किस नगर में रहते हैं, मेरा नगर का ये नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाए। जब समझ में ना आए तो उसको वाक्य प्रयोग में करके देख लीजिए तो तुरंत नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नगर। फिर अगला क्वेश्चन, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। स्त्रीलिंग हो जाएगा जिसमें स्त्रीत्व का बोध होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन हो जाएगा मैंने आम ले लिए हैं, ठीक है। ये भी मैंने आम लिए हैं, ये गलत हो जाएगा। हमने आम ले लिया ये नहीं होगा, हमने आम ले लिया ये भी नहीं होगा। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन हो जाएगा मैंने आम ले लिए, सिंपल सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, श्रा एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, श्रा एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। जो श्रा है ये किन के मेल से बना हुआ ये संयुक्त व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सा और रा के मेल से बना हुआ है ये। जिस प्रकार हम लोग ये एग्जाम में काफ़ी बार ये वाला पूछा जाता है, का प्लस कोण वाला सा से क्या बना हुआ है, तो इससे बना हुआ है छ, है ना। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन जो चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञा और श्रा, तो जो श्रा का पूछ रहा है ये बना हुआ है शाप और नीचे हलंत और रा के वर्णों से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर समझ में आ गया क्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से छ का जो क्षत्रिय वाला छ होता है उसका भी पूछा जा सकता है, त्र का भी, ज्ञा का भी, और ये श्रा का, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, लंका का राजा रावण, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो लंका का राजा रावण ये तो संज्ञा ही को इंडिकेट कर रहा है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। इसमें किस किस का प्रयोग जो हो रहा है सर्वनाम से संबंधित है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। किस किस से झगड़ा करोगे, है ना। ये संज्ञा के, तो सर्वनाम क्या होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, और संज्ञा के स्थान पे ही किस किस को रखा गया है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पढ़ते हैं नीचे सेंटेंस, लड़का आया है, इसमें कोई विशेषण नहीं है। वह गुलाब के फूल लाया है, ये भी कोई नहीं पता चल रहा। गुलाब के फूल मुझे पसंद है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, ठीक है। फिर अगला है, वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें भी नहीं है, वह फूल देकर चला गया,
गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, पसंद शब्द, जो ये पसंद शब्द है इसको विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर है सब कुछ समाप्त हो गया है में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया है, तो इसमें हो जाएगा सब कुछ समाप्त हो गया। इसमें देखिए दो लग रहे हैं, संख्यावाचक भी लग रहा है, परिमाण बोधक भी लग रहा है। परिमाण में जैसे नाप तोल से संबंधित होता है, सब कुछ समाप्त हो गया है, तो इसमें नाप तोल से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन हालांकि 1% चांस है परिमाण बोधक का भी, लेकिन जो आंसर की के हिसाब से है तो इसमें संख्यावाचक है। राइट आंसर इसका संख्यावाचक दिया गया है, संख्यावाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट है ये परिमाण बोधक के साथ भी जाना चाहेंगे, क्योंकि ये भी लग रहा है नाप तोल से संबंधित है। इसमें एग्जैक्ट नहीं बता रहा है नाप तोल, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ संख्या था, सब कुछ समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से, जो बुक के हिसाब से, उसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर विवादित में फंस जाते हैं जिनके एक से अधिक आंसर हो जाते हैं, तो जो बुक है उसके हिसाब से संख्यावाचक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यह विषय अत्यंत कठोर है। तो विषय है, विषय कोई तोड़ने फोड़ने वाली वस्तु है नहीं, यह विषय अत्यंत कठोर है। विषय है तो इसके लिए प्रयुक्त शब्द जो होगा कठिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ना। यह विषय दुर्गम नहीं, अत्यंत दुर्गम है। यह विषय कर्कश है। यह विषय अत्यंत अगम है, नहीं, यह विषय अत्यंत कठिन है, सरल है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, राम सो रहा है। इस वाक्य में क्रिया बतानी है, सकर्मक, अकर्मक, यह प्रेरणात्मक है नहीं, द्विकर्मक नहीं है क्योंकि दो कर्म नहीं है, अकर्मक या सकर्मक में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा अकर्मक? पढ़े सेंटेंस पढ़े, राम सो रहा है। इस वाक्य में जो राम सो रहा है, तो जो सो है, जो सोने की क्रिया की जा रही है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इसका प्रभाव पड़ रहा है राम पर। कर्म पर तो पड़ नहीं रहा है, कर्म पर पड़ेगा, जिसका प्रभाव उसको सकर्मक क्रिया बोलेंगे। इसमें जो कर्म क्रिया हो रही है, इसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ रहा है ना, राम संज्ञा पर पड़ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, आज का लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? आज का लेखक उपन्यास लिख रहा है, मतलब उपन्यास को लिख रहा है, तो कर्ता ने कर्म को साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, कर्म को। ठीक है, करण से के द्वारा होता है, पदांश से अलगाव के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, यहाँ को का संबंध जाएगा कर्म कारक से, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट है। फिर है अगला भी कारक है, गहने अलमारी में रखे हैं। गहने अलमारी में रखे हैं, मतलब अधिकरण के साथ जाएगा। अधिकरण में पर होता है ना अधिकरण कारक का, तो में पर मतलब गहने अलमारी पर रखे हैं या में रखे हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। करण से के द्वारा संबंध का के की अपदान से अलग होना के संबंध में यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर है, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके स्थान प्रयुक्त, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ठीक है, अपराम अगर हम जोड़े तो कोई शब्द नहीं बन रहा, अपमान ठीक है। अगला देखेंगे, अपजय भी नहीं होता है, अपहरण भी नहीं होता है, सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें एक पैसेज दिया गया है, ये सबसे इजी होता है और सबसे स्कोरिंग होते हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस करके सही से इसमें नंबर गेन किया जा सकता है। छोटा सा पैसेज है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़िएगा। फिर नीचे जो क्वेश्चन के आंसर है इसको हम बता दे रहे हैं। किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं? तो और जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो जो राइट आंसर निकल के आएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, फिर है संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा पैसेज के अकॉर्डिंग चीन, ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे इसे। फिर भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है? तो भारत की 3/4 जनसंख्या गांव में रहती है अकॉर्डिंग टू पैसेज। फिर है खेती करने वालों को क्या कहते हैं? सबको पता है, बच्चे भी जानते हैं, खेती करने वालों को किसान कहते हैं। फिर गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज गांधी जी के अनुसार भारत गांव में निवास करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी। फिर नेक्स्ट देखेंगे स्थिर का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो स्थिर का विलोम हो जाएगा अस्थिर। ठीक है, स्थिर का क्या हो जाएगा? अस्थिर। अगला क्वेश्चन है मुहावरे से संबंधित, पानी का बुलबुला होना। पानी का बुलबुला जैसे क्षण भर के लिए होता है ना, तुरंत फूट जाता है, उसी प्रकार पानी का बुलबुला मतलब क्षण भंगुर, जरा देर के लिए क्षण भंगुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मुहावरे का सही अर्थ। नेक्स्ट है निर्धन। निर्धन में कौन सी संधि है? अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नि विसर्ग धन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा विसर्ग संधि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, निर्धन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया था। वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया था। अगर मैं सफल रहा तो मैंने ही परिश्रम नहीं किया होगा। यहाँ हम का मतलब मैं का है, सिर्फ सिंगल पर्सन, हम मतलब काफी सारे लोग। तो मैं सफल रहा क्योंकि मैंने परिश्रम नहीं किया था ना, यहाँ पर त्रुटि आ रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमने परिश्रम वाला ये क्लॉज ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अच्छा, अनुभूति होता है, तो जो सही प्रकार से लिखा गया है ये सही प्रकार से लिखा गया अनुभूति। अनुभूति नहीं होगा, दोनों में छोटा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, इसमें दोनों में छोटा ऊ, एक पहले छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ, अनुभूति। ठीक है, ये सही वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। और जो भय ये हो जाएगा भयानक। भयानक का हो जाएगा भयानक, भयानक रस का है। फिर है विस्मय। विस्मय, तो ये किसका स्थायी भाव है? विस्मय स्थायी भाव हो जाएगा अद्भुत का। अद्भुत का जो अद्भुत रस है उसका स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। और जो जुगुप्सा है ये हो जाएगा विभत्स रस का। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया भी है। फिर है निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त शब्द बताना है। मेहनत करो डैश फेल हो जाओगे। मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। दो जुड़ रहे हैं इसमें दो वाक्य, मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे, सभी कर लेंगे, सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा जीएस सेशन के 25 क्वेश्चन। अब हम इंग्लिश के ये सेट सॉल्व करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन, आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एंड द पार्टी। मतलब मैं और मेरी वाइफ पार्टी में बेस्ट कपल डिक्लेयर किए गए, मतलब अनाउंस किए गए। तो जिसमें आपको मिस्टेक बतानी है, चार क्लॉज दिए गए हैं, इसमें एरर किस पार्ट में है ये बताना है। तो एरर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए में। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जब हम यूज करते हैं किसी प्रोनाउन, किसी जब अरेंज करते हैं सेंटेंस को, तो पहला होता है सेकंड पर्सन, फिर हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन, फिर क्या रहता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या हो जाता है? फर्स्ट पर्सन हो जाता है आई एंड वी। सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन हो जाता है जैसे किसी को संबोधित करने वाले के लिए जब यूज किया जाता है वो सेकंड पर्सन में चला जाता है, जैसे कि यू। और थर्ड पर्सन हो जाता है जैसे अन्य लोग, अन्य लोगों को इंडिकेट करना है, जैसे सी, ही, दे। तो जो हम जब सेंटेंस अरेंज करेंगे तो उसमें पहले हम सेकंड पर्सन को रखेंगे। तो सेकंड पर्सन कौन सा हो जाएगा? माई वाइफ। तो ये चीज़ पहले आ जाएगी, माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल एट द पार्टी, है ना। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक है। कैसे अरेंज करेंगे इसको? इसको अरेंज करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसका ये याद रखिएगा, पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स है। यू आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। तुम स्वयं जिम्मेदार हो इस कंडीशन के। ये इसका हिंदी में अर्थ। तो यू के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएगा योर सेल्फ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे आई का माई सेल्फ हो जाएगा, दे का देम सेल्फ हो जाएगा, इट का इट सेल्फ हो जाएगा। जो भी प्रोनाउन यहाँ यूज होगा उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो योर सेल्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। दो सेंटेंस हैं, इनको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। सिमरन वॉज रीडिंग अ बुक। सिमरन बुक रीड किताब पढ़ रही है डैश वेटिंग फॉर दिस बस। और
वेटिंग फॉर द बस मतलब जब वो, इसमें दो कार एक साथ हो रहे हैं। सिमरन वॉज रीडिंग बुक, सिमरन बुक पढ़ रही है। वेटिंग फॉर दिस बस, वेटिंग फॉर द बस, बस का इंतज़ार कर रही है। तो वाइल हो जाएगा, किस सेंस में वाइल का प्रयोग किया जाता है, जब एक साथ दो कार हो रहे हैं। तो सिमरन वॉज रीडिंग अ बुक वाइल वेटिंग फॉर बस, जब वह वेट कर रही है बस का। तो वाइल के साथ ये जुड़ जाएगा सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा वाइल। फ्रॉम का हो जाएगा से, एट मतलब किसी जगह पर का यूज होता है, ड्यूरिंग मतलब दौरान। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इंडेक्स का सिनोनिम्स बताना है। इंडेक्स मतलब सूची, सूची तालिका से है, तो डिसऑर्डर होगा नहीं, डिसमिस भी नहीं होगा, सिनोनिम्स बताना है। नेगलेक्ट भी नहीं होगा, इसका गाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि गाइड का भी मतलब है पथ प्रदर्शक, या जैसे इंडेक्स का मतलब है सूची प्रदर्शक, इसी तरह गाइड का, क्योंकि और तीन ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑफसेट का एंटोनिम्स मतलब अपोजिट बताना है। ऑफसेट हो जाएगा, ऑफसेट का सेंस हो जाएगा कंप्लीट होना या पूरा होना से संबंधित है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार्ज की बैलेंस की डिसप्रपोर्शन इक्वल, अपोजिट हो जाएगा डिसप्रोपोर्शन। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑफसेट कंप्लीट है तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिसप्रपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी उस असमानता से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम, इसमें भी अपोजिट वर्ड बताना है। अंडरलाइन वर्ड्स, अच्छा ये माई कजिन्स फाइनेंशियल का अपोजिट बताना है। सेंटेंस से मतलब ही नहीं है, सिर्फ मुझे एंटोनिम्स बताना है। तो फाइनेंशियल नहीं, सॉरी, फैनेटिकल है। तो फैनेटिकल का मतलब हो जाता है धर्म में अंधा, कह सकते हैं कट्टर से रिलेटेड है। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एपेथेटिक, मॉडरेट, वियरी या इम्पेर्सल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मॉडरेट से। मॉडरेट मतलब सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग कह सकते हैं, सामान्य चीज। और इसका मतलब कट्टर, अगर मुस्लिम है तो कट्टर मुस्लिम है, हिंदू है तो कट्टर हिंदू, मतलब धर्मांध। तो मॉडरेट सही हो जाएगा, सामान्य मतलब नरम टाइप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटोनिम्स। और जो एपेथेटिक है इसका मतलब हो जाएगा उदासीन, और जो इम्पेरिसल है इसका हो जाएगा निष्पक्ष। वियरी मतलब थका हुआ से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ग्रेडी फॉर मनी, पैसों का लालची को हम क्या बोलेंगे, रेपेसिशियस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, रेपेसिशियस। ग्रेडी फॉर मनी, पैसों का लालची किसे कहते हैं, रेपेसिशियस। फिर है इसका एग्नोस्टिक, इसका हो जाएगा अनिश्वरवादी। ठीक है, जो ऑब्लेशन है इसका संबंधित हो जाएगा बलिदान देना। और सेलिबेसी, ये सेलिबेसी का हो जाएगा ब्रह्मचर्य कह सकते हैं, कुवारा कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो सही मीनिंग है इसका मतलब बताना है। इसमें जो ब्रो ब्रोहुहा करके है, इसका मतलब होता है हो हल्ला मचाना। तो यही मीनिंग करेक्ट है, क्योंकि एक जब हमें पता चल गई, बाकी नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन एक पता है, तो राइट आंसर तो एक ही होना है। तो ब्रो यू हा मतलब होता है हो हल्ला करना, तो ये करेक्ट है। फिर है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से वो बताना है जो इनकरेक्ट है। तो अगर हम वायलेंट को लेके चले, इसका जो सही मीनिंग हो जाता है वी ओ आई तो लिखा हुआ है VIOLENT, वायलेंट। इसका मतलब क्या होता है, वायलेंट मतलब उग्रवादी कह सकते हैं, या हिंसापूर्ण उग्रवादी, हिंसापूर्ण वायलेंट का मतलब। तो वायलेंट का गलत यही लिखा हुआ है, क्योंकि देखने से पता चला वायलेंट की मीनिंग VIOLENT होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो इंजॉइंग है, इंजॉइंग मतलब हुकूमत चलाना हो जाता है इसका मतलब। आयोडीन तो केमिस्ट्री का है आयोडीन। और जो लोइटर है, तो लोइटर का मतलब हो जाता है वॉकिंग टू हेयर एंड देयर, मतलब इधर उधर घूमना, लोइटर। ठीक है, लाइटर नहीं, लोइटर है, मतलब इधर उधर
वॉक करना है, घूमना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ नॉट ग्रामेटिकल स्पेल्ड। ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं बुक खरीदना चाहता हूँ, प्लीज़ गिव मी एनी मनी। जो एनी वर्ड है इसका प्रयोग किया जाता है जब कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है। आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मुझे ये बुक चाहिए, प्लीज़ गिव मी एनी बुक। एनी की जगह यूज हो जाएगा सम मनी। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सम मनी। सम मनी पॉजिटिव मतलब सम का यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का यूज होता है किसी नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरेंज करना है। जैसे PQRS दिया हुआ है, इसको अरेंज करना है। पढ़ लेते हैं। माई मदर ऑन हर 14th बर्थडे आर प्लानिंग टू थ्रो माई ब्रदर एंड आई। अभी बताया था माई ब्रदर एंड आई, ये सेकंड पर्सन यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद थर्ड पर्सन का यूज होता है अरेंजिंग में और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का, मतलब हाँ फर्स्ट पर्सन का। तो सेकंड पर्सन ठीक है, मिल गया माई ब्रदर एंड आई, ये सही है। एक बार सही से मिला के देख लेते हैं बनेगा कि नहीं। माई ब्रदर एंड आई, जैसे ये है, इसमें दिया गया है आर पहला है, इससे स्टार्ट करते हैं। आर के बाद क्यू है, माई ब्रदर एंड आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है आर प्लानिंग टू थ्रो। ठीक है, फिर है एस अ सरप्राइज पार्टी फॉर माई मदर ऑन हर 14th बर्थडे। ये सही बन रहा है ना, क्योंकि पी से अगर हम स्टार्ट करेंगे, पी से, तो माई ब्रदर ऑन हर 14th बर्थडे, क्यू आर प्लानिंग टू थ्रो, नहीं ये नहीं बनेगा। एस से भी नहीं बन पाएगा, अ सरप्राइज पार्टी फॉर। जब हमने ये पहचान कर ली, अभी बताया था आपको, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, काफ़ी फॉर्म में पूछे जाते हैं ना, तो इसके साथ सेंटेंस बन जाएगा पूरा करेक्टली। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, RQSP से। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन द फॉलोइंग, अच्छा इसमें भी रीअरेंज करना है। पहले है डर्टी फीट डोंट पुट ऑन द टेबल योर। ठीक है, इसको बना के देखते हैं कि कैसे बनेगा, किस प्रकार से अरेंज होगा। डोंट पुट, चलिए ठीक है, अगर हम इसको डोंट से कोई जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, डोंट गो देयर, तो डोंट से स्टार्ट करते हैं। डोंट पुट, जैसे कि क्यू अगर हम इसको लेके चले, डोंट पुट, फिर है योर डर्टी फीट ऑन द टेबल, ये सेंटेंस बन रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्यू हो जाएगा। ठीक है, डोंट पुट से स्टार्ट होगा। अगर हम डोंट से इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं, डोंट पुट ऑन द टेबल योर डर्टी फीट, नहीं बन रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखेंगे, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकल करेक्ट। रिमेंबर ऑफ नहीं है, रिमेंबर टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन एट द मूवी हॉल। मतलब याद रखें कि अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रखें जब आप मूवी के अंदर हो। तो मूवी के अंदर मतलब इन का सेंस यहाँ आ रहा है, तो ऐड नहीं होगा, ऐड का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। इन का सेंस अंदर के लिए हम जब इन का यूज करते हैं, और ऐड का प्रयोग किया जाता है किसी स्थान पर रुकने के लिए। ठीक है, यहाँ अंदर का सेंस आ रहा है तो यहाँ पर इन हो जाएगा। तो जो इनकरेक्ट ढूंढना है वो कौन सा पार्ट में हो जाएगा, एट द मूवी हॉल, क्योंकि इन द मूवी हॉल हो जाएगा। तो जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, तो सिनोनिम्स है तो कॉस्टली हो जाएगा, महंगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लास्ट 10 क्वेश्चन और देख लेंगे। चूज द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम्स अपोजिट बताना है। कॉमन का, कॉमन मतलब सामान्य, रेयर का मतलब दुर्लभ, है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 91 से 95 में पैसेज दिया गया है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके पैसेज को रीड करिएगा, क्योंकि इसके आंसर आराम से मिल जाते हैं इसमें। फिर और इसको पॉज करके फिर पढ़ लीजिएगा वॉच तक, और नीचे और भी है लास्ट 3 लाइन। ठीक है, पैसेज को पॉज करके पढ़िएगा, फिर आप मैच करने की कोशिश कीजिएगा कौन सा आंसर आपका सही आ रहा है। क्वेश्चन देखेंगे, द पैराकिट वॉज इन अ बैड मूड बिकॉज। तो पैसेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा, तोता खराब मूड में था क्योंकि इट वॉज बीइंग टीज्ड बाय आंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह आंट के द्वारा परेशान किया गया था, इट वॉज बीइंग टीज्ड बाय आंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए इसका मूड ऑफ था, बैड मूड में था मतलब। फिर है, विच वर्ड इन द स्टोरी मीन्स द सेम एज अनकॉमन। मतलब अनकॉमन का बेस्ट मीनिंग
इस पैसेज के अकॉर्डिंग सेम एज इसका मीनिंग किसमें किसमें मतलब छुपा हुआ है इसका आंसर। राइट आंसर हो जाएगा रेयर। अनकॉमन, कॉमन मतलब सामान्य, रेयर मतलब दुर्लभ, अनकॉमन, कॉमन का अपोजिट अनकॉमन, तो अनकॉमन मतलब हो गया रेयर, है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखेंगे हाउ डिड द बर्ड कैचर्स चीट पीपल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आप पैसेज पढ़ेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय पेंटिंग सम कॉमन बर्ड टू मेक देम लुक रेयर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंट रूबी मैनेज्ड टू गेट द पेट बर्ड बिकॉज, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैसेज सी मेड द फैमिली गिव इन टू हर डिजायर ऑफ कीपिंग अ पेट बर्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब पैसेज पढ़ेंगे तब इसका आंसर नंबर बी निकल के आएगा। मतलब आंट रूबी एक पेट बर्ड लाने में सफल हो गई क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्होंने परिवार को अपनी इच्छा अनुसार मना लिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर है फ्रॉम द स्टोरी वी कैन मेक आउट दैट, इस स्टोरी से क्या मेक आउट मतलब क्या कंक्लूजन निकल रहा है। फ्रॉम द स्टोरी वी कैन मेक आउट दैट, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, द पैराकिट डिसलाइक आंट। जो पैराकिट था मतलब तोता था वो आंट को पसंद नहीं करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द स्टूडेंट्स फाउंड द डैश क्वेश्चन क्विट इजली। सारे में ग्रामर है, यहाँ पर ग्रामर का फिल करना है। अब ये देखना है कि इसकी करेक्ट मीनिंग क्या होगी। तो ग्रामर की करेक्ट मीनिंग हो जाएगी GRMMAR, ग्रामर की सही मीनिंग हो जाएगी। ई भी कंफ्यूजिंग है लेकिन ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश लिविंग इन इंदौर हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन देयर क्लीनलेस ड्राइव। इसमें पीपल फुल करना है, द पीपल लिविंग इन इंदौर। तो पीपल की मीनिंग जो इसमें सही स्पेलिंग है उसकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, पीपल। ठीक है, इंदौर में रहने वाले लोगों ने अपने स्वच्छता अभियान में सफलता पाई करके ये सेंटेंस बनेगा। तो हमें तो मतलब था पीपल से, जहाँ पर चार तरह के आ रहे तो मतलब इसमें करेक्ट पीपल ही भरेगा बट इसकी सही मीनिंग के साथ। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड दैट कैन सुटेबल द अंडरलाइन वर्ड्स, द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। जो मतलब द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ मतलब एक जो प्लांट होते हैं उनकी अध्ययन को क्या कहते हैं, उनके जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं बोटनी, वनस्पति विज्ञान, है ना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बोटनी। ठीक है, और जो जूलॉजी होता है वो जीव विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और बायोलॉजी तो बायोलॉजी सभी जानते हैं जीवधारियों के जीवन से संबंधित है, जिससे सेलुलॉजी ही सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच अलंकार इसमें बताना है। पढ़ेंगे एल्डरी अमेरिकन लेडीज लर्निंग ऑन देयर कैंस लिस्टेड टूवर्ड मी लाइक टावर ऑफ पीसा। तो अगर हमें सेंटेंस में एज या लाइक मिलेगा मतलब उपमा अलंकार की यह पहचान होती है। इंग्लिश में बात करें तो स्माइल, स्मिली कह सकते हैं, स्माइल स्माइल तो नहीं कहेंगे, स्मिली। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उपमा अलंकार संबंधित है क्योंकि इसकी पहचान तुरंत एज आएगा सेंटेंस में या लाइक। ऑनोमोटोफिया होता है तो इसमें ध्वनि से संबंधित कुछ वर्ड में ऐसा दिया रहेगा तो उसे समझ में आ जाता है इसमें ध्वनि से रिलेटेड होगा। ठीक है, और जो मेटाफर है ये हो जाता है कौन सा अलंकार, ये हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु को दिखाने के लिए किसी दूसरी समान या वस्तु से जो कंपेयर किया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, मेटाफर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फिलिक्स कुक्स द डैश ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन। फिलिक्स कुक्स द, अगर द लग रहा है तो उसके साथ हमारी कौन सी डिग्री जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो इसके साथ राइट आंसर जो हो जाएगा बेस्ट हो जाएगा, गुड का सुपरलेटिव डिग्री जो जाएगा गुड बेटर बेस्ट। तो फिलिक्स कुक्स द बेस्ट ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक डिनर फॉर एवरीवन। जो फिलिक्स है ये अच्छा खाना बनाती है, मतलब द बेस्ट, द के साथ हम कौन सी यूज करते हैं डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए हिंदी
और इंग्लिश जीएस के क्वेश्चन 75। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपने ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया तो आपके कितने क्वेश्चन 75 में से सही हो रहे हैं। बाकी आप अपना मैथ का भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मैथ का भी इसका पूरा सेट दे दिया जाएगा आंसर की के साथ, आप अपना फिर से ट्राई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।